नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है तो वहीं अपराध भी चरम पर है। ये बात अलग है कि सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी शासन का अधिकारी नहीं चाहता कि इस पर बात हो या ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में अपराध भी बढ़ा है। लेकिन हमारे साथ में लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जी हैं। वो बताएंगे कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में अभी INDIA और उससे जुड़े रणनीतियों का दौर चल रहा है, जिसमें बिहार सरकार जैसा शब्द आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप उत्तर बिहार के किसी भी जिले में आप देख लीजिए, पत्रकार की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो उनकी गवाही ना हो। दो ही पुत्र, एक को पहले मार दिया जाता है और दूसरे की 2 दिन बाद गवाही होती है, उनको मार दिया जाता है। एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है और उस हत्या के बाद उनको शहीद का दर्जा देने के लिए भी उनके परिजन भटकते हैं। यह सरकार है। आप देखिए नीलेश मुखिया की हत्या पटना में, आप मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी की हत्या, बिहार के किसी भी जिले से आप उठा लीजिए आंकड़ा, NCRB के डेटा को मैनेज करने के लिए इनफैक्ट यहां FIR लॉन्च नहीं किया जाता है। पहले आप जाएंगे तो आपको कहा जाएगा सनहा दे दीजिए, और FIR में कन्वर्ट करने में यह सरकार साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन है कि उसको मैनेज करो। कुल मिलाकर हमने बार बार कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री जी आज मेमोरी लॉस के शिकार हो चुके हैं। उनको याद भी नहीं रहता है। मुझे तो अब पीड़ा नहीं और दया भी आती है जिस प्रकार से चीजें सामने आती, वो भूल जाते हैं तो वो मीडिया वालों के कहते हैं कि आप लोग तो सब जानबे करते हैं, हम तो करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार की भाषा हमने 4 दशक में कम से कम मुख्यमंत्री जी से नहीं देखा है। और अब तो वो हद हो गई है, वो भूल जा रहे हैं कि स्वयं गृह मंत्री भी है सूबे के। वो जनता दरबार का दृश्य हम सबने देखा है। तो बिहार में इस समय कम से कम सरकार जैसी कोई चीज नहीं बची है। बिहार में आप बोले सरकार नहीं बची है और वो अब प्रधानमंत्री की रेस में आ गए हैं। CM नीतीश कुमार, इंडिया की मीटिंग हो रही है और चर्चा है कि अब वही प्रधानमंत्री। भाई INDIA या इंडी अलायंस जो है, उसके प्रथम बैठक में ही आदरणीय लालू जी ने राहुल जी को दूल्हा बना दिया था। बैंगलोर की बैठक जाते जाते जो है हमारे फूफा जी जो हैं, वो जो राजनीति में उनको आज राजनीति का फूफा जी कहा जाता है, वो वहां से रूस के निकल लिए, हाँ रूठ गए, निकल गए। मुंबई की बैठक में अभी तक एक लोगो तय नहीं कर पा रहे हैं लोग। सीटों का शेयरिंग और बाकी चीज तो करते करते चुनाव बीत जाना है। किसने कहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी? किस नेता का बयान है? बयान तो हमको दिखा दीजिए। समर्थन तो चाहते हैं, तू कौन मैं खामखा। अब हम चाहें कल कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएं, तो मेरे कह देने से हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो जाएंगे ना भाई। आखिर उसकी उससे जुड़े जो विषय हैं, क्या उन 28 और 30 दलों में एक भी व्यक्ति है या उनके अध्यक्ष हैं जो ये कहने को तैयार हो कि नहीं नीतीश जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए? है क्या एक आध? तो सरप्राइजली ना होगा, सब पार्टी को जोड़ दिए नीतीश कुमार। अच्छा, देख रहे हैं कि सभी पार्टी को बुला लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि NDA के लिए कंपटीशन हाई हो गया। देखिए इच्छा की अभिपूर्ति, उसका कोई जिसको कहते हैं उसका कोई लिमिट नहीं होता है। और समय समय पर नीतीश कुमार जी को ये कीड़ा काटते रहा है। 2012 में काटा, तो 13 के बाद जो है वो खाने की थाली खींच लिए नरेंद्र मोदी जी से। 15 में चुनाव लड़े, फिर भाग के आ गए इधर। फिर जो है 2019 में कीड़ा काटा था, लेकिन उस समय लगा कि नहीं अब एक बार गलती कर चुके हैं तो नहीं करना चाहिए, साथ में चुनाव लड़े। हाँ 2020 साथ लड़े, फिर जो है अलग हो गए। तो नीतीश जी कल क्या करेंगे इसके बारे में समझना और सोचना मुश्किल है। और रही बात देखिए प्रधानमंत्री की, तो इन 28 दलों में ऐसे कई दल हैं जो पहले ही इनसे बहुत बड़े हैं, जिनकी राज्यों में सरकार है, 2-2 राज्यों में सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शरद जी इस बात के लिए मान जाएंगे? क्या ममता दीदी इस बात के लिए मान जाएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल इसके लिए मान जाएंगे? और जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वो क्या नीतीश जी पर मान जाएगी कि इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। तो ये ऐसा गठबंधन है जिसमें ना कोई नेता है, ना कोई नियत है, ना कोई नीति है। ये
वो गठबंधन है जिनका एकमात्र उद्देश्य है नरेंद्र मोदी को हटाकर इस देश में फ्रैक्चर्ड मैंडेट लाना। एक बार फिर से 90 के दशक के पहले का जो भारत था, 90 के दशक के बाद 4-4, 5-5 सरकारें, 6-6, 8-8 महीने की सरकारें चलती थी इस देश में, ये फिर से वही दौर लाना चाहते हैं और जनता इस बात को समझती है, भली भांति समझती है। राजनीति के अच्छे जानकार हैं आप। अभी चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन, एकदम चर्चा है। आपके पार्टी की तरफ से भी पक्ष सामने आया गया है। सवाल ये है कि ये सफल कितना होगा, जहां पर सरकारें 2 साल के अंदर में इधर से उधर हो जाती हैं। फिर ऐसे में 5 सालों का जो एक चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कितना सफल होगा? देखिए, आपको कुछ विषय जो है वो बहुत ही गंभीर विषय होता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि आज भारत के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा गेम चेंजर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों का रिएक्शन आया है, लेकिन रिएक्शन कुमार सौरभ का या राज पाठक का ये मैटर नहीं करता है। रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका रिएक्शन क्या है ये मायने रखता है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन का विषय पार्लियामेंट के सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। सेलेक्ट कमेटी का कोई नकारात्मक टिप्पणी इस विषय पर नहीं है। जब सेलेक्ट कमेटी ने पास कर दिया, तब जो है ये लॉ कमीशन के पास भेजा गया। लॉ कमीशन ने इस पर विचार करते हुए अपने मंतव्य को रखा और इसमें अपनी सकारात्मक जो है स्वीकृति दी। लॉ कमीशन के बाद ये विषय जो है वो भेजा गया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कहा कि ये बहुत अच्छा विषय है, ये करना चाहिए। चुनाव आयोग के अप्रूवल के बाद अब एक समिति बनाई गई है और वो समिति भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत से नामचीन लोग हैं जिनको संवैधानिक जिसको कहते हैं निटिग्रिटीज हैं उसका आइडिया है। ये समिति इसका अध्ययन कर रही है और इस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार कोई अमेंडमेंट लाएगी, चूंकि संविधान में संशोधन करना होगा। और वो सारे कॉन्टूर्स जो होते हैं, वो सारे सूक्ष्म चीजें जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, उस पर सरकार अपना मसौदा लाएगी, उस पर संसद में चर्चा होगी। आपको पता है कि इसमें सर्टेन नंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनका अप्रूवल चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जैसे ही वो हो जाएगा, हमको लगता है ये देश के लिए एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव होगा जहां देश का बिलियंस ऑफ बिलियंस, जिसको कहते हैं आप, हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है वो चुनाव कराने में लग जाता है अलग अलग राज्यों में। जिस राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके समानांतर आचार संहिता लग जाता है, यानी विकास के सभी काम ठप हो जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट, देश के संसाधनों का सभी राज्यों में इतना बड़ा उपयोग, अगर उसको हम एक जगह एक बार कर लें तो ये देश के हित में है ये फैसला। और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि रात के 8 बजे अनाउंस होगा कि कल से वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने जैसा आपको कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं से मंतव्य लेने के बाद जब ये बात पार्लियामेंट में जाएगी तब सभी दल मिलकर इसको डिस्कस करेंगे, उसमें जो कमियां होगी उस पर काम किया जाएगा और जब एक सर्वसम्मति बन जाएगी तब इस पर काम होगा। बिहार के युवा और शिक्षकों की बात अक्सर आपकी पार्टी करती आई है। इस वक्त जहां नियोजित शिक्षकों को नियमित करने की बात कही जा रही थी, अब एक फरमान आता है जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में हालांकि सरकार को ये एहसास होता है और वापस ले लिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका थॉट रैंडम हो जाए, जब आपके सरकार में कोई डायरेक्शन ना हो। देखिए, के पाठक जी की सराहना सबने की है। अगर स्कूलों में शिक्षक समय पर आए तो ये सबके लिए अच्छा है और विशेष रूप से वो दलित, शोषित, वंचित और वैसा वर्ग जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर उनको स्कूलों में पोषाहार, अगर उनको स्कूलों में पोशाक, अगर उनको स्कूलों में किताबें, अगर उनको स्कूलों में शिक्षक, अगर उनको स्कूलों में नियमित पढ़ाई होती है तो इसका स्वागत हम सब करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 2 अच्छे काम करें तो उसमें आपको आजादी मिल जाती है कि 2 आप अपनी तानाशाही को भी अपनाएं। अब यह निर्णय क्या था? आपको, हमको, सबको पता है कि बिहार में छठ का पर्व, दशहरा का पर्व, दिवाली का पर्व,
होली का पर्व ऐसा होता है कि ये देश का प्रवासी राज्य है। यहां की लगभग 40% आबादी प्रवासी हैं। वो किसी अन्य राज्य में जाकर 30 सालों के बिहार सरकारों के नाकामियों के कारण ये पलायन करने को मजबूर हैं, किसी अन्य राज्य में जाकर काम करते हैं और छठ के समय, दिवाली के समय, होली के समय, दुर्गा पूजा के समय ये अपने परिवारों के पास आते हैं। छठ व्रत क्या है? पूरे विश्व का सबसे कठिन पर्व, जिसमें 4 दिन तक नहाए खाए से शुरू होता है और खड़ना से लेकर और प्रथम अर्घ से लेकर दूसरे अर्घ तक महिलाएं या पुरुष किस प्रकार से इस महान और मैं कहूंगा सनातन में सबसे कठिन पर्व को करते हैं। और क्या सिर्फ वो महिलाएं पर्व करती हैं? क्या सिर्फ वो पुरुष पर्व करते हैं? पूरा परिवार, पूरा कुनबा एकत्रित होता है। तो क्या आप जब 2 दिन की छुट्टी दे रही हैं तो क्या दे रहा है जब बिहार सरकार या अपर मुख्य सचिव, तो इनको इस बात का चिंतन करना चाहिए था कि 4 दिन का पर्व 2 दिन की छुट्टी के साथ वो शिक्षक महिलाएं कैसे करेंगी? कैसे करेंगी भाई? इस बात का जवाब आप स्वयं दीजिए ना। और आज जब किरकिरी हुई तब आपको वापस लेना पड़ा, तो आप ऐसा काम करते ही क्यों हो जिसको आपको वापस लेना पड़े? चलिए आखिरी सवाल कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ इंडिया तो तैयार है मुकाबले करने को एनडीए को, चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी बिहार में? भाई चिराग पासवान की भूमिका एक ही है। वो उन्होंने प्रथम दिन से कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक सोच है, एक संकल्प है जिसमें न जाति है न धर्म है। आज आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा के एक प्रखंड में किस प्रकार का जन सैलाब है। और मैं इस बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप चले जाइए हमारी रैलियों में और अगर एक व्यक्ति कह दे कि हमने उनको किसी साधन से बुलाया होगा तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। हम ये चिराग जी का कह सकते हैं, लोगों का उनके प्रति आदर, लोगों का उनके प्रति स्नेह, लोगों का उनके प्रति प्यार, ये आम लोगों का प्यार है कि बिहार में मुख्यमंत्री के गृह जिले में मैं था उस सभा में, क्या जितने लोग मैदान के अंदर थे उतने ही लोग मैदान के बाहर सड़क पर थे, ट्रकों के ऊपर चढ़े हुए थे। ऐसा प्यार और स्नेह और विश्वास लंबे कालखंड में बिहार में किसी और नेता के लिए नहीं हुआ है। आज भी चिराग जी को यह चिंता नहीं है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हम एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और चिराग जी का एक ही संकल्प है कि बिहार के 38 जिले में हम अपने जनाधार को इतना बढ़ाएं जो एनडीए के लिए सहायक होगा, जो एनडीए को एक बड़े बहुमत की ओर लेकर जाएगा। और आपको हम सूचित कर रहे हैं कि अगले बिहार में 12 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम सब बिहार के 38 जिले में जा रहे हैं और लोगों को जगाने का काम करेंगे। और नवंबर के महीने में पटना के गांधी मैदान में 20 लाख लोगों का जमावड़ा दिखेगा आपको और वो बिहार की राजनीति में एक अलग प्रकार का शंखनाद होगा जिसको पूरा बिहार देखेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता लोजपा के कुमार सौरभ सिंह जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जहां बिहार सरकार के जो निर्णय आ रहे हैं खास करके बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, वो दिशाहीन है, दिशाहीन सरकार हो गई है और इसका परिणाम ये है कि अपने ही आदेशों को वापस लेना पड़ रहा है। और खास करके इंडिया और एनडीए में कौन मजबूत होगा इस पर भी साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।